साहित्य है। मनोरंजन धर्म का निर्वाह करता है, बस इकट्ठे हो जाते हैं लोग, उनका मनोरंजन कर दिया जाता है, कुछ शिक्षा मिल जाती है, बस। मैं समझता हूं लोक साहित्य का केवल ये आयाम नहीं है, ये नहीं है। और चुनौती है उसके सामने। सबसे पहली चुनौती यह है कि उसकी उपेक्षा हो रही है। भारतवर्ष की विश्वविद्यालयों में वो कोर्सेज में नहीं है, स्वतंत्र कोर्स में नहीं है, उसका कोई अलग डिसिप्लिन नहीं है। वो एक छोटे से विषय के रूप में हमारे देश में है, कहीं कहीं वो भी लें या न लें। और उसकी पढ़ाई भी केवल सतही ढंग से होती है, बहुत सतही ढंग से। हम लोग साहित्य को इस रूप में नहीं देखते कि इसकी कोई समाजशास्त्रीय कीमत भी है क्या, ये हमारी समाजशास्त्र के निर्माण में क्या ये कुछ मदद कर सकता है, क्या ये है आम जनता के इतिहास और उसकी संस्कृति के इतिहास को अलग से लिखवा सकता है। हमारे इतिहासकार जो हैं उन्होंने तो बादशाहों का इतिहास लिख दिया, उन्होंने तो सामंतों का, जागीरदारों का इतिहास लिख दिया, वो सब है। उनके यहाँ अशोक भी है, उनके यहाँ अकबर भी है, उनके यहाँ जागीर भी है, उनके यहाँ औरंगजेब भी है, और बाद में जो शासक वर्ग आया उसका है। लेकिन जनता का इतिहास कहाँ है, जो हजारों सालों से चली आ रही है। अशोक ने तो अपने शिलालेख लिखवा दिए, अशोक ने अपने स्तंभ भी बनवा दिए, उनको इतिहासकार ने खोज निकाला कि साहब लुम्बिनी में मिल गया ये अशोक का ये है, तो अशोक का इतिहास लिख गया उससे। और बादशाहों ने भी ऐसा सब कुछ करा दिया, उन्होंने अपने इतिहासकार बैठा दिए, उन इतिहासकारों ने जो लिखा उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आम जनता का इतिहास कौन पढ़ रहा है? आम जनता क्या थी, उसकी मनोदशा क्या थी, वो कैसे सोचती थी, वो क्या करती थी, ये हमारे यहाँ कुछ नहीं। मैं समझता हूँ लोक साहित्य के माध्यम से ये संभव है। लोक साहित्य के माध्यम से ये इसका बहुत बड़ा आयाम है, हम आम जन का इतिहास लिख सकते हैं। उस आम जन का जो वोट दे करके अपना शासक आज स्वयं चुनता है, जो एक संविधान से शासित होता है, उस जनता का हमारे में कोई इतिहास नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती पढ़े लिखे लोगों के सामने है, और पढ़े लिखे लोग ज्यादातर उस जनता से आए हुए लोग हैं, उन किसानों के बीच से आए हुए लोग हैं। लेकिन उन किसानों की चिंता नहीं है, उनका इतिहास नहीं है। कारण यह है कि कोई जनता का शिलालेख नहीं, जनता का कोई ताम्रपत्र नहीं, जनता की कोई सभ्यता नहीं जो खुदाई में मिल जाए। वहां भी राजा की मिलती है किसी की, और अगर मिलती है, मान लीजिए मिलती भी है आम जनता की, तो वो उसके नाम से लिख दी जाती है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ इस विषय में कि लोक साहित्य के माध्यम से लोक इतिहास, जनता का इतिहास, ये बहुत बड़ा आयाम है, वो लिखा जा सकता है। और मैं ये नहीं लिखने की कोशिशें की हैं। हमारे देश में भी सबाल्टर्न नाम का जो डिसिप्लिन नया है, उस सबाल्टर्न डिसिप्लिन ने ये काम किया है कि लोक साहित्य पढ़ करके स्थानीय इतिहास निकाले हैं। उसने जहाँ का लोक साहित्य है वहाँ का इतिहास निकाला है। इतिहास का मतलब ये है वो जो सृजनात्मक गतिविधि है मनुष्य की, जो सृजनात्मक उसका पक्ष है, जो कलात्मक उसका पक्ष है, और जो संघर्ष का मादा है उसमें, वो सब आप इकट्ठा करें, वो सब आप निकालें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी मेवाती का सारा लोक साहित्य इतिहास पर है। सारा इतिहास, सारा जो बात लिखी गई, जितनी भी बात लिखी गई, जैसे हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी में 1857 के बाद एक राजा हुआ मंगल सिंह अलवर का। मैं ये कह रहा हूं, मतलब हम क्या है, हम अमेरिका का इतिहास तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिस अलवर में हम रहते हैं उसका इतिहास नहीं पढ़ेंगे। हम ब्रिटेन का इतिहास पढ़ लेंगे, लेकिन अलीगढ़ के इतिहास में हमारी कोई रुचि नहीं। जहां हम रहते हैं उस इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। हम सारी संस्कृति पर विचार कर लेंगे, लेकिन जहां हम रहते हैं उस पर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम से
जो सिखाया है वो यही सिखाया है कि अपर क्लास के बारे में सोचो, लोअर क्लास के बारे में बिल्कुल मत सोचो। वो मजदूर है, वो किसान है, वो आपकी सड़कें बनाता है, वो आपके कपड़े बनाता है, वो कुछ भी करता है, लेकिन उसके बारे में मत सोचो। वो आपकी दवाइयां बनाता है, वो गर्मी में परेशान रहता है, उसके पास मकान भी नहीं, इसमें कुछ मत सोचो, केवल अपर क्लास के बारे में सोचो। सत्ता तो ये सिखाती है, सारी सत्ताएं कैसी भी आ जाए वो ये सिखाती है कि अपर क्लास के बारे में सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। लेकिन एजुकेशन का ही रोल होना चाहिए। एजुकेशन का रोल था हिंदुस्तान में पहले, जो मेहनत करने वाले लोगों के बारे में सोचना सिखाते थे। उससे समाज बदलता है, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। जब आप अपर क्लास के बारे में सोचते हैं तो लोकतंत्र के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वोट तो हर आदमी देता है हिंदुस्तान में, और उसको किस तरह बांटा जा सकता है, उसका ध्रुवीकरण किस तरह किया जा सकता है, ये सत्ता जानती है। हमने उसको इस तरह शिक्षित नहीं किया है। इसलिए मित्रों, लोक साहित्य के माध्यम से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा। इसलिए लोक साहित्य को न हम पढ़ाना चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं, न इस पर विचार करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास ज्ञान का, अनुभव का। ज्ञान का चाहे उतना ना है, नहीं है, हम अपनी शब्दावली, अनुभव का ये बहुत बड़ा खजाना है, अनुभव का ये बहुत बड़ा ताम्रपत्र है, अनुभव का ये बहुत बड़े स्तंभ हैं जिन पर लिखा हुआ है। और ये हो सकता है बहुत पुराना चाहे ना हो, लेकिन 1500 साल का तो है, उसमें तो ये फैला हुआ है। मैं ये कह रहा था कि ये क्या है कि मेवात के एक बिना पढ़े लिखे शायर ने, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने महाभारत की कथा सुन सुन के अपने पास पड़ोस से पंडूर का कड़ा लिख दिया। आप अंदाजा लगाइए, 1797 में लिखा गया। 1797 बरस गया है बीत, मानो पंडू अब हुआ उनकी कौन करे प्रतीत। 18वीं शताब्दी में उसने लिखा। हरियाणा में यहाँ इधर जाते हैं जब पलवल की तरफ, तो उसके आगे एक जगह पड़ रहा है आकेड़ा, वहां का वो रहने वाला था। उसको क्या पड़ी थी, किसी मेवों की कहानी पर लिखता, किसी मुस्लिम कहानी पर लिख देता, उसके ऊपर ऐसा असर क्या हुआ। तो ये लोक साहित्य में संभव है, हमारे यहाँ संभव नहीं है। हमने अपनी चीजों पर ही लिखा है। पता नहीं सूफी लोग कहाँ ऐसे आ गए यहाँ हिंदुस्तान में जिन्होंने यहाँ की कहानियों पर साहित्य लिखा है। वो आए ऐसे लोग जिन्होंने ये किया, ये काम किया। ये काम हम नहीं कर रहे हैं और हम विश्लेषण भी नहीं कर रहे हैं। उसने 2 कड़े लिखे, पंडून के कड़े के। एक कड़ा लिखा भीम का कड़ा। वो भीम को अर्जुन से ज्यादा प्रतापी मानते थे। उन्होंने भीम को नायक बनाया। 3 नायक बनाए पांडवों के कड़े में। एक भीम को बनाया, नंबर 2 पे अर्जुन को बनाया और नंबर 3 पर बब्रुवाहन को बनाया। पता नहीं लिखे थे या कैसे गाए थे, उस समय क्या किया था, लेकिन हमारे यहाँ तो मीरासियों ने गाया उसको। बाद में जो मीरासी थे, और हमारे यहाँ मेवों की बारात में भी, हिंदुओं की बारात में मीरासी जाते थे पहले। अब तो मीरासी बेचारे कम हो गए, मीरासी न मेव बुलाते हैं, मेवों में भी ये हो गया, पोलराइजेशन हो गया। वो भी पहले जो अपनी कल्चर को छोड़ करके अब वो भी कहते नहीं, अब ऐसे इनको हटाओ हटाओ, ये हिंदुओं की कहानी कहता है। और वो हिंदुओं की नहीं कह रहा था, वो मेवाती में कह रहा था, एक बोली में सृजन कर रहा था। और वो जैसे आसपास हम लोग रहते हैं उस कहानी को कह रहा था। लेकिन इस समय ऐसा हो गया, हम पढ़े लिखे लोग 21वीं और 20वीं शताब्दी में आकर के, 18वीं शताब्दी वाला आदमी अच्छा था हमसे, तो इतना बेहतर आदमी था वो, जो मिलकर के रखना चाहता था चीजों। तो उसने 2 कड़े लिखे अपने जीते जी, भीम का कड़ा, अर्जुन का कड़ा। 2 भीम के कड़े को कीचक खान भी उन्होंने लिखा और अर्जुन के कड़े को उन्होंने एक नाम और दिया, दूसरा नाम कुछ दे रखा है उसने। और जब वो मर गया सादुल्ला, तो वो अधूरा रह गया। उसका शिष्य था नबी खान। नबी खान हमारे यहाँ हमें पता ही नहीं चलता था, हम जब तक वो रहते थे, मेव में और हिंदू में कोई फर्क है ज्यादा। अब पता लगता, अब तो पता लगने लग गया। गांव जाते हैं तो पता लगने लग गया, तो डर लगने लगता है कि हो क्या गया ये। हम तो बहुत पढ़े लिखे, हम तो PhD हो गए और फिर ये हो गया, ये हो क्या गया है इस देश को। तो वो याद आते हैं फिर। तो नबी खाने, आप अंदाजा लगाए, बब्रुवाहन की कहानी तो हिंदुओं को पता नहीं है।
बब्रुवाहन का कड़ा उन्होंने बबरावाहन का कड़ा करके लिखा। ये लोक साहित्य लिखा गया, ये लोक साहित्य में लिखा गया है। वो उसकी जो शब्दावली है वो बड़ी अटपटी है और लेकिन उसमें जोड़ने का सदियों तक मीरासी इसको विवाहों में गाते रहे। पहले विवाह 3 दिन रुकती थी, बेगों की बारात 3 दिन रुकती थी, जैसे हिंदुओं की रुकती है। अब 2 रात कैसे कटे? तो या तो हिंदुओं को तो ढोला हुआ करता था, वो ब्रज का एक वो है, कोसी और इसके आसपास के इलाके का वो है, वो ढोला नाम का एक काव्य रूप है और वो सारा मिलता है उसमें। वो इतना महाकाव्यात्मक रूप है कि उसमें चौक चलते हैं और 5-5 दिन तक एक ही कहानी 5 दिन तक 5 रात तक चलती है। आज फला चौक, आज फला चौक, आज फला चौक, आज फला चौक। तो ये विवाह में होता था लेकिन दिलों को जोड़ने वाला था। ये लोक साहित्य का एक बहुत बड़ा आयाम है और इसके आधार पर हम चाहें तो मेवात का सांस्कृतिक इतिहास लिख सकते हैं। मेवात की संस्कृति नहीं, मेवात का सांस्कृतिक इतिहास। मेवात में वो संस्कृति का इतिहास कैसे बना और अब कैसे मोड़ खा गया, वो कैसे चला गया। इसलिए मित्रों, लोक जो साहित्य है वो लोक साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है अगर ये चेतना हमें आ जाए। और अपनी अपनी जगह के लोग ही उसमें काम कर सकते हैं। भोजपुरी में भोजपुरी वाला ही कर सकता है, उस मुहावरे को वही जानता है, वो मेवात में आके नहीं कर सकता। मेवात में मेवाती ही काम कर सकता है, वो जानता है उस मुहावरे को। इसलिए मैं तो यूनिवर्सिटी में जो लोग जाते हैं मेवात के लड़के या पढ़ने लगे, उनसे कहता हूं तुम यार मेवात पे ही लो, ये मेवात बचेगा नहीं। ये मेवात तो नष्ट होने वाला है। राजनीति तो इसको खत्म करने वाली है, क्यों? संस्कृति पर ही संकट इस समय सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान। संस्कृति के मार्फत जब राजनीति होने लगती है तो संस्कृति संकटग्रस्त हो जाती है। समझ लीजिए, संस्कृति की चिंता कोई नहीं करता। कार्ल मार्क्स ने यह लिखा कि दुनिया का जो बेस है वो इकोनॉमिक्स है। हमारा जो जीवन है उसका संचालन इकोनॉमिक्स से होता है, अर्थ से होता है, पैसे से होता है। हमको तनख्वाह बंद कर दी जाए तो हम कल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़कर दूसरी जगह चले जाए। बेस है ये, और इसके ऊपर ये सारा सुपर स्ट्रक्चर है। जो धर्म है, जो कानून है, जो राजनीति है, जो समाज के संबंध है, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। जो आधार है उस पर ये अधरचना बनी हुई है, लेकिन इसका गलत अर्थ समझ लिया गया। आधार और अधरचना का उसका दुष्परिणाम क्या हो गया कि जब रूसी क्रांति हुई तो वहां आधार पर इतना जोर दिया कि अधरचना को भूल गए। और अधरचना के जितने भी वो विषय थे वो सब प्रतिक्रियावादियों ने उठा लिए। सारी दुनिया में जो अधरचना के रिश्ते हैं, अधरचनात्मकता के, संस्कृति के जो सारी जो कीमत जानता है वो प्रतिक्रियावादी आदमी जानता है, प्रगतिशील नहीं जानता। प्रगतिशील ने तो ये समझा ये सब अर्थ से हो जाएगा, ट्रेड यूनियनें बन जाएंगी, वो ट्रेड यूनियन चीजों को बदल देंगी। वो पता नहीं था ट्रेड यूनियन में जातिवाद है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन निहाल नहीं करेगी, वो रुपए पैसे के लिए आपके साथ आ जाएगी, और जब वोट देने की कीमत आई, समय आएगा तो अपनी बिरादरी को वोट देगी। क्यों? कल्चरली तो वो अपने बिरादरी से जुड़ी हुई है, इकोनॉमिकली आपसे जुड़ गई है। इकोनॉमिक्स का जो सपना है वो आपसे पूरा करती है और कल्चर का सपना वहां जाके पूरा करती है। ये जो द्वैत था बहुत जबरदस्त, इसको न सोवियत संघ ने समझा, वो नष्ट हो गया, और हिंदुस्तान ने तो समझा ही नहीं। ये समझा केवल इटली में ग्रामसी ने। जब ग्रामसी को मुसोलिनी ने बंद कर दिया जेल में और कहा कि इस दिमाग को बंद कर दो, नहीं ये खा जाएगा, ऐसे दिमाग हमें नहीं चाहिए, ये शातिर दिमाग आदमी। इसलिए अंतोनियो ग्रामसी को जो मार्क्सवादी तरीके से सोचता था, जो उसको जेल में डाल दिया, तो जेल में यातनाएं दी गई। फांसीवाद तो इटली में आया, जर्मनी में तो नाजीवाद आया, हिटलर के यहाँ तो नाजीवाद आया, लेकिन वो फांसीवाद के नाम से पहले ही मशहूर हो चुका था। इसलिए नाजीवाद तो लोग भूल गए और फांसीवाद कहने लगे। तो मुसोलिनी की जेल में रहते हुए
अंतोनियो ग्राम्सी ने सोचा, प्रेजेंट नोटबुक उन्होंने लिखी चोरी से, और ये सोचा कि हमारे यहाँ कल्चर की उपेक्षा हुई, उसको हमने सुपर स्ट्रक्चर मान के छोड़ दिया और बेस केवल हमने इकोनॉमिक्स को मान लिया। ये बहुत बड़ी गलती हुई। इस वजह से दुनिया में ये विश्व युद्ध हो रहे हैं और फासिज्म आ रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कृति को प्रतिक्रियावादियों ने अपने हाथ में ले लिया और हिटलर ने संस्कृति को हाथ में ले लिया था जर्मनी में। वो देश की बात नहीं करता था और संस्कृति के आधार पर यहूदियों को एक पूरी कौम की दुश्मन बनाकर, एक यहूदी कौम को दुश्मन बना दिया और टारगेट कर दिया और बिल्कुल मॉब लिंचिंग शुरू करा दी और मारना शुरू करा दिया। ये कल्चर के नाम पर। कल्चर का राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या? संस्कृति से जो पैदा होता है, अर्थ से पैदा नहीं। अर्थ का राष्ट्रवाद नहीं था, पैसे का नहीं था। भूखा मर रहा है आदमी, मेहनत करने वाला आदमी परेशान है, औरतों के साथ यह हालत की जा रही है। औरत और मर्द का जो रिश्ता है वो बहुत कोई अच्छा रिश्ता नहीं है हिंदुस्तान में। जातियों के जो रिश्ते हैं वो वर्ण के आधार पर है। वर्णगत श्रेष्ठता मौजूद है, जातिगत श्रेष्ठता मौजूद है। ये जाति इससे ऊपर, ये जाति उससे ऊपर, ये जाति इससे ऊपर। अब तो क्या हुआ है हिंदुस्तान में, धीरे धीरे हर जाति अपना एक आइकॉन तलाश रही है। हर जाति, कोई जाति ऐसी नहीं है जिसका कोई बादशाह नहीं है, जिसका कोई नायक नहीं है, जिसका कोई हीरो नहीं है, और हीरो के चौराहे बन रहे हैं। ये जो डिवीजन है आंतरिक, पहले तो हम अंग्रेजों पे आरोप लगा देते थे, वो कर रहे थे। अब कौन कर रहा है? अब तो 75 साल हो गए, अब कौन कर रहा है इस डिवीजन? इसलिए संस्कृति का जो विषय है वो विषय उन प्रतिक्रियावादियों के हाथ में चला गया जिन्होंने आज दुनिया में लगभग पूरी जगह, पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ हावी हो गया है, पूरी दुनिया में। तो ये दरअसल लोक साहित्य का अगर बात हो, इसलिए हमारे लोक साहित्य पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारी यूनिवर्सिटी में विषय ही नहीं है, और है तो ऑप्शनल विषय है, और है तो इसको पढ़ाने वाले नहीं है तो इस पर सोचने वाले नहीं है तो इसके ऊपर ये विचार करने वाले नहीं है। यार ये समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। ये जो गीत लिखा हुआ है ये गीत नहीं है, ये भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। जब 1952 में हमारे देश में, हमारे राजस्थान में नेहरू जी आए और पंचायत राज कायम हुआ और पंचायत संस्थाएं बन गई, तो भ्रष्टाचार पैदा हुआ, नीचे तक चला गया। जो ऊपर भ्रष्टाचार था वो नीचे चला गया। सरपंच भी भ्रष्ट हो गया, जो है प्रधान कहलाता, पंच भी भ्रष्ट हो गया, क्योंकि सारी सत्ताएं भ्रष्ट करती हैं आदमी को। कैसी भी छोटी मोटी पावर आपको मिल जाए, वो पावर भ्रष्ट करती है जब तक कि समाज का नियंत्रण न हो उस पावर पर। अंदाजा लगाइए, जब 52 और 60 के आसपास, जब मैं तो पढ़ता ही था, तब हमारे यहाँ मीरासी गीत गाता था। हमारे यहाँ आते थे, हमारा ऐसा गांव में वो था कि वो मीरासी आते थे और नट भी आते थे, वो आला भी गाते थे, वो गीतों को भी गाते थे। तो मुझे वो गीत उस समय से अब भी याद है। एक वो गीत गाता था मेवाती में। मैं मेवाती में इसलिए बोल रहा हूँ, भाई यहाँ भोजपुरी वाले तो भोजपुरी के बारे में बोल गए, अवधी वाले अवधी के बारे में बोल गए। यहाँ उन्होंने सब अपना बोला और अच्छा किया। अवध का अगर रहने वाला तो अवधी में बोले, क्या दिक्कत है? और भोजपुरी वाला भोजपुरी में बोले, फिर मेरा अधिकार भी एक मैं मेवाती में बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल वही सारा है, क्योंकि मैं वही जानता हूँ। मैं जितना जानता हूँ, मैं भिखारी ठाकुर को भी जानता हूँ। मेरे लिए भिखारी ठाकुर कोई वो नहीं है, पढ़ के जानता हूँ, जी के नहीं जानता। उनको मैंने जी के नहीं देखा है, उनको मैंने पढ़ के पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ने से बात बनती नहीं है। कबीर इसलिए बार बार याद, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को। ये पोथी पढ़ने से नहीं होता है, उसको गहरे उतारने से होता है। तो भिखारी वो तो मैं जानता हूँ, भोजपुरी को भी जानता हूँ, और हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं सबके बारे में थोड़ा बहुत समझता हूँ। जब तुलसी को पढ़ाया तो अवधि को भी जानता हूँ। ब्रज तो हमारी है ही, सूर तो हमारे अपने हैं ही, वो तो हमारे ही पैदा हुए हैं और उसके इलाके के रहने वाले हैं, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में जब पंचायती राज आया तो मेवाती मीरासियों ने, किसी मीरासी ने लिखा, पता नहीं किसने लिखा है, हमने तो गाते हुए सुना। और वो स्त्रियों का संवाद है। स्त्रियां देखिए कितनी समझदारी से बात कर रही हैं। मेवनियां, 2 मेवनियां हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। अपनी सहेली से वो कह रही है कि ये सरपंची जब से मिली है तब से इतना परिवर्तन हो गया है। भूखा मरता था, अब इसके भवन बन गए।
पहले तो ऐसा था, अब ये इसका ऐसा हो गया। तो ये गीत नहीं है, ये वो तो कह रही है उससे प्रशंसा के स्वर में, लेकिन निकल क्या रहा है? देश में भ्रष्टाचार पैदा हो गया है, भारी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इससे असंतुलन पैदा होगा, इससे सांस्कृतिक असंतुलन भी पैदा होता है। भ्रष्टाचार से हम समझते हैं भ्रष्टाचार से केवल आर्थिक असंतुलन पैदा होता है, आर्थिक से ज्यादा भ्रष्टाचार से सांस्कृतिक असंतुलन पैदा होता है। तो वो मेवाती जो गीत है वो इस तरह से है, अरे मिली है मेरी माई, मिली है मेरी माई रे सरपंची मेरा राजालू, मिली है मेरी माई रे सरपंची मेरा राजालू। अरे ई सरपंची मिली यालू वालू बेली, ई सरपंची मिली यालू वालू बेली, सब सुखावे नासी रुपया धेली, सब सुखावे नासी रुपया धेली। अरे यार नेक शर्म ना आई, सरपंची मेरा राजालू ली है मेरी माई रे सरपंची मेरा राजालू। मेवाती में हमारे लू प्रत्यय है, कू की जगह कू भी है, लू भी है। अरे पहले जोताया ने गाड़ी पट्टा, पहले जोताया ने गाड़ी पट्टा, अब पहरन लगो कुरम का मोटा, अब पहरन लगो। वो कुरम के दूध से चले चले थे, तो नहीं तो चमड़े की जूतियां पहनते थे देव। तो पहले जोताया ने गाड़ी पट्टा, अब पहरन लगो कुरम का मोटा, अरे अने चढ़न लू फटफट मंगवाई रे सरपंची मेरा राजालू, दी है मेरी माई रे सरपंची मेरा। अरे पहले तो ही आके कच्ची मेड़ी, पहले तो ही आके कच्ची मेड़ी, अब बनवाया याने कमरा कचेड़ी, अब बनवाया याने। ये विकास नहीं है, भ्रष्टाचार है। पहले तो ही आके कच्ची मेड़ी, अब आप समझ रहे हैं विकास हो रहा है, विकास भी हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ आपका नैतिक पतन भी हो रहा है। आपको गिराया जा रहा है, आपको आदमी रहने नहीं दिया जा रहा है, और जब आदमी नहीं रहने दिया जाएगा तो भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी लोकतंत्र में। फिर उसको रोक नहीं सकता कोई, सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है ना हाई कोर्ट रोक सकता है। क्यों? जिनका नैतिक पतन हो जाता है उनमें आत्मबल नहीं रहता, जो रिश्वत लेते हैं उनमें आत्मबल नहीं रहता, तो बहुत कमजोर लोग होते हैं। तो पहले तो ही आके कच्ची मेड़ी, अब बनवाया याने कमरा कचेड़ी, अरे याने तिखड़ी तो हवेली खिणवाई रे सरपंची मेरा राजालू, मिली है मेरी माई रे सरपंच। ये है, ये कब का गीत है? 40 और 25 65 साल का। ये 1960 के आसपास का लिखा हुआ, उस समय ही भांप दिया उसने, उस समय भांप दिया। ये आज भी लिखा जा रहा है। कोई ये समझ रहा हो कि लोक साहित्य अब नहीं लिखा जा रहा है, अब उसका रूप बदल गया है, आज भी लिखा जा रहा है। भाई यहाँ बताया ही था सादानी जी का, वो आज ही तो लिखा जा रहा है। वो चाहे व्यक्ति लिख रहा है, लेकिन उसका स्वभाव लोक परक है। वो लोग की अगर सादानी जी नहीं रहे तो वो लोग अपना लेगा उसको। अब मिरासी ने गाया तो मैंने गाया कि नहीं, मैंने अपनाया कि नहीं उसको, मुझे पता भी नहीं है कौन का लिखा हुआ है, लेकिन है ये विवाद में प्रचलित है। और जब टूटने लगे परिवार, क्यों आप जानते हैं कि लोक साहित्य का जो हमारे सामने लोक साहित्य है वो सारा कृषि संबंधों से निकला हुआ साहित्य है, वो उद्योग से संबंधित नहीं है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया देश का तो उस तरह का लोक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता था। वो कृषि संबंधों का साहित्य, जब खेती के रिश्ते थे हमारे आपस में, उससे वो उत्पादन के जो रिश्ते थे उनसे वो पैदा हुआ, और वो सामंती रिश्ते थे। इसलिए हमारे लोक साहित्य में राजाओं की कथाएं हैं, राजा उनके नायक हैं। लेकिन फर्क यह है कि जो अपर क्लास का साहित्य है, अपर क्लास के जो राजा हैं वो राजा विलासी हैं, ये राजा विलासी नहीं है लोक साहित्य का राजा। लोक साहित्य के ज्यादातर राजा कष्ट में हैं, जो दुखी है अपने जीवन में, वो है यहाँ।
यहाँ विलासी राजा नहीं है, वो विलासी राजा है। ये फर्क दोनों का है। सामंती रिश्ता लोक साहित्य को भी अगर आप पढ़ेंगे तो लोक साहित्य का रिश्ता भी सामंती ही है। तभी तो चंद्रदेव जी ने बात उठाई कि भाई नीचे की जाति को लतियाओ और ऊपर की जाति को बतियाओ। ये क्यों है? ये सामंती रिश्ता है। सामंत लोग नीचे के लोगों को लतियाते थे, उनका वो कहते थे नीचे के लोगों को तो मारपीट करके ठीक किया जा सकता है। ये सामंती नजरिया था। ये ठीक किए नहीं जा सकते। जैसे औरत पैरों की जूती है, ये सदियों तक हमारे यहाँ चलता रहा। और राजस्थानी साहित्य में अगर आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी गीत गाती हैं महिलाएं खुद, जे तम जनमोली डावड़ी सा थारी बाहर खाट घलाएं चिंता थारी को करे से। तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेगा, तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो तुम्हारी खाट को बाहर फेंक दिया जाए। और जे तुम जन्मो डावड़ो सा थारी ओबरिये खाट घलाए चिंता थारी बेकरा सा। तुम्हारी हम चिंता करेंगे। ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारी कल्चर है, चाहे वो विकृत कल्चर है, लेकिन ये बताती है कि हम कैसे लोग हैं। ये राजस्थानी में गीत खुद औरतें गाती हैं कि लड़का पैदा होगा तुम्हारे तो घर में रहोगी, यहाँ हम चिंता करेंगे, और लड़की पैदा करोगी तो बाहर। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, ये क्या पता कि ये पुरुष और स्त्री के उससे होता है, और स्त्री और पुरुष का जो वो है इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है अगर लड़की पैदा हो रही है तो। ये तो अब समझ में आया है लोगों के, और अब भी बहुत से वैज्ञानिक समझ नहीं है जिनकी, तो अब भी वो स्त्री का ही दोष लगाते रहते हैं। तो ये जो लोक साहित्य में हमारे रिश्तों की कहानियां हैं, ये बहुत तरह की हैं। ये तो अभी का गीत है। ये तो अभी मैंने एक रोज उस पर सुना सोशल मीडिया पर, मेवाती का। मुझे अच्छा लगा कि अभी यहाँ जो बात कही थी, भाई ये अच्छा किया है, मिराज अहमद साहब ने शायद कहा था कि अच्छा है ये आया, ये मीडिया ये आ गया, ये सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल जब दुनिया हुई। तो मैंने देखा हमारे पाकिस्तान जो हमारे मेवात के वेब चले गए, वो हम वैसे ही गाते हैं मेवाती जैसे हमारे यहाँ भी नहीं गाते। इस पे लगभग रोजाना सुनते हैं मेवाती के। वहाँ उन्होंने चैनल बना रखे और वो सारी चीजें उनको याद है। तो ये अब का गीत है जिसमें घरेलू हिंसा पर है। ये अब की समस्या ज्यादा है, थी तो पहले भी, लेकिन अब थोड़ी जागरूक हो गई महिलाएं, अब कहने लग गई। पहले कहती नहीं थी, पिटती रहती थी। तो कहती है, तू ले चल बाबा गाम पूजा बेहुदा ने मारी, तू ले चल बाबा गाम पूजा बेहुदा ने मारी, और या बेहुदा ने मारी या हरमाड़ी ने मारी, अरे तू ले चल बाबा गाम पूजा बेहुदा ने मारी। ये हिम्मत तो आई औरत में, ये लोकतंत्र में ही आई जब थोड़ा सा मालूम पड़ने लगा। ये आगे का समय बताता है कि किस समय का ये हो सकता है। अरे चिमटा सुमारी याने फूकनी सुमारी, अरे चिमटा सुमारी याने फूकनी सुमारी, अरे हाथन लगी है चोट करारी, तू ले चल बाबा गाम पूया बेहुदा ने मारी। और मेरी हाथन सू बीमारी यानी लातन सू बीमारी, अरे हाथन सू बीमारी यानी लातन सू बीमारी, मेरी पैया पकड़ दे मारी, मेरी पैया पकड़ दे मारी, तू ले चल बाबा गांव। ये इस समय के हैं जब घरेलू हिंसा की बात होने लगी, स्त्री में थोड़ी चेतना की बात होने लगी, तो स्त्री अपने लोगों से कहने लगी। तो ये एक संस्कृति जो प्रवाह है जीवन का, जो मनोवेगों में जो परिवर्तन होता है मनुष्य के अपने परिवेश से, अपने समय से, वो लोक साहित्य अपने तरीके से दर्ज करता है। जरूरत ये है देखने की कि उसको हम कैसे देखें, कैसे उस बात को लें, ये इसमें है। यहाँ दरअसल मैं और कहता हूँ, हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ की एक बहुत कंपोजिट कल्चर है। हम लोगों की धर्म अलग अलग हो सकते हैं, इस्लाम हिंदू अलग अलग धार्मिक रूप से हो सकते हैं, वो अपनी अपनी अर्चना पद्धति हैं, पूजा पद्धति हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, कल्चरली हम एक हैं। अन्यथा अली बख्श कृष्ण लीला कैसे लिखता? जैसे भिखारी ठाकुर हुए ऐसे हमारे यहाँ अली बख्श हुए, और भिखारी ठाकुर तो 20वीं शताब्दी में और अली बख्श हुए 19वीं शताब्दी में। और अली बख्श ने कृष्ण लीला नाम का ख्याल लिखा, पद्मावत नाम का ख्याल लिखा,
निहाल दे नाम का ख्याल लिखा, नल का दमन, नल का छड़ाव, ये ख्याल लिखा। नल राजा पर जिस पर विपत्ति पड़ती है, मैंने आपको कहा ना कि लोक साहित्य में जो राजा होगा तो वो विपत्तिग्रस्त होगा, ये देखना। वैसे ही जैसे सामान्य आदमी है, उस सामान्य आदमी के होगा राजा, क्योंकि राजा के बिना क्या होता है, आदमी कहानी सुनता ही नहीं। आदमी में ये हमारा दिमाग ऐसा हो गया है कि जब तक हम कोई नायक क्रिएट न करें तब तक हम चीज़ों को मानते नहीं, जबकि उसमें होता सामान्य आदमी है। तो नल पर दो ख्याल लिखे उन्होंने, कि राजा नल पर विपत्ति आती है और उसको राज्य त्यागना पड़ता है, और हार, खूंटी भी हार को निकल जाती है जब विपत्ति आती है। तो लोक जीवन अपनी विपत्तियों को इस तरह से सुनकर साधारणीकरण करता है और कहता है अरे यार राजा पे विपत्ति आ रही है, हम पे आ रही है, तो कहा है जो राजा ही विपत्ति के मारे हैं। तो उन विपत्तियों की कहानियों को वो सुनाया करते थे, ख्यालों में, नाटकों में, नाटक करते थे, लोक नाटक। और साथ में ये भी जानते थे, 19वीं शताब्दी में अलीबख्श मुंडावर एक ठिकाना है, वहाँ के जागीरदार थे, लेकिन अपनी जागीर वागीर छोड़ छाड़ करके और इसमें मन लग गया, संगीत में एक अलग ख्याल शैली विकसित की राजस्थान में, वो अलीबख्शी ख्याल कहलाता है आज। और अपना संगीत, अपना अलग संगीत डेवलप कर दिया उन्होंने, राठ को, कुछ ढूंढाड़ी को, कुछ ब्रज को, इन तीन बोलियों का एक अलग स्टाइल पैदा कर दिया। तो वो लेकिन एक कंपोजिट कल्चर, जिसके कहते हैं कि वो रेवाड़ी में उनका केंद्र था, रेवाड़ी दिल्ली के पास, रेवाड़ी में घंटेश्वर महादेव नाम का मंदिर था। उस घंटेश्वर महादेव मंदिर के सामने वो अपने ख्याल किया करते थे तो वो अलवर के रहने वाले, अलवर के जागीरदार थे राजा के, लेकिन वहाँ छोड़ छाड़ करके अपना और इसमें ही लग गए बस पूरी जिंदगी। फिर उन्होंने ख्याल ही गाए, एक कल्चरली एक कंपोजिट कल्चर उस इलाके में पैदा की। लेकिन अब क्या हुआ है, पढ़े लिखे तो उनको बताते नहीं, नीचे की पीढ़ियों को पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में है नहीं, कॉलेज में कहीं है नहीं, कोर्स में लोक साहित्य है नहीं, तो अलीबख्श को लगभग सब भूल गए। वही जानते हैं जो अरे अलीबख्श कौन था, सादल्ला, सादल्ला कौन था, हम लोग सादल्ला का नाम लेते हैं तो मेव भी हमारे यहाँ क्यों कहते कौन हो यार, मतलब ये कहते हैं क्योंकि हम उन चीजों से परिचित ही नहीं करा रहे। हम इतने स्वार्थी, इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि हमने अपना इंटेलेक्चुअल जो रोल है वो हम लगभग भूल गए। तो मैंने इसलिए कहा कि अंतोनियो ग्राम्सी ने वहां कहा जेल में कि हमें कल्चर को वर्चस्वकारी ताकतों के हाथ से छीन लेना चाहिए अगर हम लोकतंत्र चाहते हैं। और उन्होंने उसमें दो तरह के इंटेलेक्चुअल गिनाए, उसमें अपने धारणाओं में वो पूरा प्रेजेंट नोटबुक एक वो है कि एक इंटेलेक्चुअल वो होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो चला रहा है सत्ता के अनुसार वही बस उसको पढ़ाते रहते हैं। उसकी वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल सारा समाज होता है, प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल का काम करते हैं किसी भी सोसाइटी में। इनके बिना लोकतंत्र नहीं बन सकता। लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक वो जो ट्रेडिशनल है, जो चला आ रहा है, रस सिद्धांत चला रहा है, तो रस सिद्धांत की वही बात कह रहे हैं कि विभावान भाव, संसारी भाव, रस निष्पत्ति, कहीं होगा रस निष्पत्ति बस, और उसकी व्याख्या कर दी, भट्टलोलट ने ये कहा, भट्टनायक ने ये कहा। अरे ये क्या है, ये कोई समय की बात है। और उसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, अब तो वो नाटक भी तुम्हारे सामने नहीं है, अब तो सिनेमा आ गया है, उसका कोई रेफरेंस नहीं ढूंढेंगे कि किसी शताब्दी में हम रह रहे हैं तो हम इसको कैसे पढ़ाएं इसको। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल दो तरह के होते हैं। ये लगभग 100 साल पहले की बात, 1923 की बात। एक ट्रेडिशनल, हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेज ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स पैदा करती है। उन्होंने कहा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो जनता की मनोभावनाओं के अनुसार विश्लेषण करते हैं और अगली पीढ़ी को बतलाते हैं उसके अनुसार, ऑर्गेनिक तरीके से जो सोचते हैं जनता के साथ मिलकर के, उसके कष्ट क्या हैं। तो मैं समझता हूं ये जो लोक साहित्य के जो छोटे छोटे लोग हैं, चाहे भिखारी ठाकुर हैं, चाहे हमारे अलीबख्श हैं, ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल से उसका काम करते थे, लोक जीवन उसको बताते थे। क्यों? एक मुसलमान कृष्ण लीला गा रहा, सखी सामरा बिन नींद न आवे, ये अलीबख्श गाते थे, सखी सामरा बिन नींद न आवे, मेरो तड़प तड़प जी
निंदिया जावेरी सांवरा बिन नींद न आवे। या बिरहा बारूद बिकट है रंग पे रंग जमावे। अली बख्श हर दुख के दागी बीती विपत्ति सुनावे। ये सोरठ बीच मल्हार बनाई चतुर होए सो गावे सखी सांवरा बिन नींद न आवे। ये कृष्ण लीला में वो रागनी सुनाते पूरा जैसे नाटक लिखा उन्होंने, पूरा ख्याल लिखा। और जब घंटेश्वर महादेव और फसाना अजायब भी लिखा ख्याल, और गुलबकावली भी लिखा। जब उन्होंने कुछ हमारे यहाँ के मुल्ला मौलवी होंगे, उन्होंने कहा महाराज आप ये हिंदुओं की कहानियों को तो लिख रहे हो, कुछ हमारे लिए भी लिखो, तो उन्होंने फसाना अजायब लिख दिया। अरे उन्होंने कहा भाई हिंदू मुसलमान का कल्चर में प्रश्न नहीं होता है, यही तो जगह है जहाँ एक हो जाते हैं, यही तो एक जगह है जब सारे भेद मिट जाते। भाषा मिटाती है तो भेद, हमारी मेवाती है, हम कोई भेद नहीं है, हमें मेवों में हमें कोई भेद ही नहीं है। और वो मेवाती में कई बार सचाते हैं, बोलते नहीं है, हम खूब कहते हैं उनके यहाँ यार मेवाती है, ये मेवाती की रक्षा कौन करेगा अगर तुम यार छोड़ दोगे। तुम तो अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया, हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया, उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया, मेवाती कौन बोलेगा। अगर मेवाती को ये इतनी बड़ी तुम्हारे पास सांस्कृतिक निधि है, ये बोली, इसमें लिटरेचर है 1000 साल का, तुम उसको गंवारों की बात कहते, खुद मैं भी कहता है गंवारों की चीज है। तो ये हम लोगों को जब हम कहते हैं वहां हम बोलते हैं, हम ऐसा करते हैं तो कहते हैं यार गंवारों कितना आई। तो ये दरअसल हमने वो भूमिका निभाना बंद कर दिया। इसलिए अली बख्श घंटेश्वर महादेव पर अपना ख्याल करते थे और इससे शुरू करते थे। जैसे हाथरस के नौटंकी में चौबोला होता है, ऐसे वहाँ मांझ होता है, उसमें उन्होंने अलग डेवलप किया अपना, कुछ क्लासिकल किया, उसको क्लासिकल बना। क्लासिकल तो नौटंकी भी है। क्लासिकल के बिना जैसे हमारे यहाँ मनोहर और गिरिराज नाम के 2 कामा के रहने वाले थे, गिरिराज वो ये नौटंकी किया करते थे हाथरसी वाली, उनके यहाँ क्लासिकल टच था सारे। रसिया को बड़े क्लासिकल तरीके से गाते थे। और संगीत जीवन में से नहीं निकलना चाहिए। साहित्य तो लोक साहित्य तो संगीत पे ही टिका हुआ है। गीत जब संजय जी ने कहा गीत भी टिका हुआ है, और लोक नाटक तो बिना संगीत के हो ही नहीं सकता। अगर आप मारवाड़ में जाएंगे, कुचामणी ख्याल देखेंगे, तो सबसे पहले वहाँ राजा रानी सब मिलकर के आएंगे, जितने भी पात्र हैं वह स्टेज पे आ जाएंगे और आके सारे मिलकर पहले नाचेंगे पूरे स्टेज पे, लय के साथ, लय ताल के साथ। जो नाचना नहीं जानता और गाना नहीं जानता वो ख्यालों में काम नहीं कर सकता। ख्याल इसलिए भी खत्म हुए क्योंकि संगीत है वो, और संगीत तो बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। हमारी जिंदगी से संगीत तो निकाल रही है सभ्यता, और क्या कर रही है ये सभ्यता, धीरे धीरे संगीत को निकालती जा रही है, हमको नीरस बनाती जा रही है, हमको एक यांत्रिक मनुष्य में बदलती जा रही है। इसलिए वो ये कहा करते थे, ये घंटेश्वर घट में बसो, ये अली बख्श गा रहा है खुद घंटेश्वर महादेव के वहां, और ये 19वीं शताब्दी के आखिर की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। ये घंटेश्वर घट में बसो और घंटन की घनघोर, और सुबह शाम दर्शन करे तो दास पहुंचते दौड़। यहाँ पर वो ये दास पहुंचते दौड़, शोर मच रहा शहर के अंदर, तो ये गुन गावत तिर गए तो गुरु गोरखनाथ मचंदर। और बने जोग की खान, ज्ञान का कहिए आप समंदर, और ये शहर रेवाड़ी बीच में लो बना आपका मंदिर। रेवाड़ी को भी मशहूर किया उस आदमी अकेले। रेवाड़ी वैसे चाहे न रहे, लेकिन वो 19वीं शताब्दी का रेवाड़ी सब में जिंदा, उन्होंने रेवाड़ी का बहुत वो किया। और जगह भी जहाँ भी रेवाड़ी खास तौर से, और अपना परिचय देते थे शुरू में। वो दरअसल पहले राजपूत चौहान राजपूत थे, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में वो इस्लाम ग्रहण कर लिया और जागीरदार उस तरह बन गए, वो लोग। तो उनमें दोनों धाराएं अंदर खून में प्रवाहित थी, और ऐसा हिंदुस्तान में बहुत है। बाहर से कितने से आए, बाहर से कितने से लोग आए, सब यहीं का बना है, यहीं का वो है। इसलिए वो कहते थे, एक जो चौबोला गाते थे,
मैं टाइम ज्यादा तो नहीं दूंगा, बस कर रहा हूं, ध्यान नहीं रहा, सॉरी। राजा हूं मैं राठ का और है अली बख्श मेरा नाम, और ये इश्क तमाशे में लगा छुटा मुड़ा वर्गाम, ये छुटा मुड़ा वर्गाम आन के जस दुनिया में किया, घर खा गए लौंडा लूट मियाँ का खूब जलाया जिया, बहुत कमाए पाप धर्म में पैसा एक न दिया, और गांव गांव में किया तमाशा नाम बड़ों का दिया। बहुत बहुत आभार।